Hello everyone, welcome to our study channel examyatra.com। इन दिस सेशन हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक इंडियन नेशनल मूवमेंट को कवर कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ ऑफ लेफ्ट और सोशलिस्ट्स। एंड ये इस टॉपिक का पार्ट 1 होने वाला है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट आफ्टर 1920, बिकॉज 1920 तक के जितने भी इंसिडेंट थे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के लॉन्च से सस्पेंशन तक हम देख चुके हैं। अब आगे की पॉलिटिक्स देखते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर, या वी कैन से क्रोनोलॉजी देखते हैं ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। तो हमने यहाँ पे देखा शुरुआत होती है खिलाफत मूवमेंट की और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की 1920 के अंदर, और 1920 के साथ ये दोनों ट्विन मूवमेंट के नाम से लॉन्च होते हैं। दोनों की कॉमन लीडरशिप होती है गांधी जी के हाथों में, और यहाँ पे सेकेंड टाइम आपको हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो देखने को मिलती है। खिलाफत का जो इशू था वो मॉडर्न जो टर्की है वो ऑटोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन से और टर्की के मॉडर्न टर्की के रूप में एमर्ज होने के साथ साथ ये खिलाफत इशू जो है वो रिलेवेंस खो देता है और खिलाफत मूवमेंट जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था अगेंस्ट द ब्रिटिश, और मतलब इसको बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इसका मेन जो था मोटो था। बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जो गांधी जी की पहले रेस्पॉन्सिव कॉर्पोरेशन की नीति थी वो अब चेंज हो गई नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के रूप में एमर्ज हो रही थी, या नॉन कॉर्पोरेशन एटीट्यूड टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट गांधी जी का यहाँ पे देखा जा सकता है। बिकॉज यहाँ पे इंडिया को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करवाना था, सेल्फ रूल जो है वो प्रोवाइड करवाना था। इन सब इशू के कारण, इन सभी नेशनलिस्ट इशू के कारण यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। हमने अच्छे से कवर कर लिया लास्ट सेशन में। तो यहाँ पे 1922 के आते आते जब गवर्नमेंट जो थे वो जो नेशनलिस्ट डिमांड है, नेशनल डिमांड जो है उनको फुलफिल करने के लिए रिफ्यूज कर देती है। रॉलेट एक्ट वगैरह को यहाँ पे वापस लेने से मना कर देती है। जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था उसके अंदर जो इनजस्ट हुआ था विद द पीपल, उसको भी एक्नॉलेज करने से मना कर देती है। तो इन सब कारणों से गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉन्च किया था, सो दैट कि वो गवर्नमेंट को इन सारी चीजों के लिए प्रेशराइज कर सके। लेकिन गवर्नमेंट ने जब रिफ्यूज कर दिया तो गांधी जी जो थे वो नेक्स्ट जाके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने वाले थे। और ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन्होंने मतलब सब जगह ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया जो है वो हो रहा था। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के दौरान एक इंसिडेंट होता है चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा इंसिडेंट। एक जगह है वहां पे जिसमें जो भीड़ थी, वायलेंट भीड़ जो थी, उसने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी और काफी जो पुलिसकर्मी थे वो वहां पे मारे गए थे या जख्मी हुए थे। इस कारण से इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो पूरा नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल पे बेस्ड था, और जब यहाँ पे वायलेंस हुई तो गांधी जी ने इसको सडन इसका सस्पेंशन कर दिया, सो दैट कि गांधी जी इस मूवमेंट को ब्रिटिश अथॉरिटी के सप्रेशन से यहाँ पे बचाना चाहते थे। ये मेन उनका मोटो था। तो 1922 तक आते आते 23 तक आते आते नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट भी सस्पेंड हो चुका था, मतलब सस्पेंशन हो चुका था इसका भी, और खिलाफत मूवमेंट भी जो है वो डिसॉल्व हो चुका था। तो अगेन यहाँ पे पॉलिटिकल पैसिविटी आ जाती है। जो बाय हार्ट या हार्डकोर गांधीयन आइडियोलॉजी के फॉलोअर्स थे, उन्होंने एज पर द गांधी जी इंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पे ही रहना स्वीकार किया, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के साथ ही स्ट्रक रहना स्वीकार किया। जबकि जो अदर नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह से इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर जो ये पॉलिटिकल एक्टिविज्म की जो फेज है, ये इसको अगर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के साथ इसका सस्पेंशन कर दिया जाएगा तो अगेन हमें पॉलिटिकल पैसिविटी देखने को मिलेगी, और इसके कारण जो अदर नेशनलिस्ट फोर्सेस है अदर देन दी कांग्रेस लीडर्स वो अपना सर उठाने लगेंगे, और जो गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव के जो 1923 के अंदर जो इलेक्शन होने वाले उनके अंदर पार्टिसिपेट करके जो नेशनल डिमांड है या जो फर्दर जो फ्यूचर है ऑफ द इंडिया उसको वहां पे डोमिनेट करने लगेंगे। तो कांग्रेस के लीडर, कुछ ऐसे लीडर ये नहीं चाहते थे, तो वो यहाँ पे स्वराजिस्ट के रूप में एमर्ज होते हैं, और इसी तरह से राइज ऑफ स्वराजिस्ट हमें देखने को मिलता है। और स्वराजिस्ट का जो मेन मोटो था
वो था काउंसिल एंट्री, ठीक है। दे वर फॉलोअर ऑफ द गांधीयन आइडियोलॉजी, दे वर ऑल्सो रेस्पेक्टेड द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, ठीक है, बट दे वर लिटिल डिफर फ्रॉम द गांधीयन फॉलोअर्स कि वो काउंसिल एंट्री यहाँ पे चाहते थे, ठीक है। वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को और ज्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म के अंदर परफॉर्म करना चाहते थे विद इन लिव इन विद इन द सिस्टम। तो वो यहाँ पे जो आने वाले इलेक्शन थे उसके अंदर, इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने को ये सपोर्ट करते हैं। गोल इनका सेम ही रहता है कि इंडिया को डोमिनियन स्टेट का स्टेटस प्रोवाइड करवाना और सेल्फ रूल जो है इंडियन को प्रोवाइड करवाना। तो यहाँ पे ये लोग काउंसिल एंट्री करके क्या चाहते थे कि जो इंडियन डिमांड्स एंड इंटरेस्ट है उसको रिप्रेजेंट करना चाहते थे, सो दैट कि इनके अलावा कोई जो अदर पावर है वो एमर्ज ना हो और वो आगे जाके जो अपने इंडिविजुअल या जो पार्टी इंटरेस्ट है उसको आगे जाके नेशनलिस्ट प्लेटफॉर्म पे डोमिनेट ना करे। तो इस वजह से ये यहाँ पे चाहते थे कि नहीं, काउंसिल एंट्री करके हम उस चीज को तो रोक ही सकते हैं, साथ में गवर्नमेंट को भी यहाँ प्रेशराइज कर सकते हैं टू एक्नॉलेज द नेशनलिस्ट डिमांड और वी कैन से इंडियन डिमांड एंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इस पॉलिटिकल पैसिविटी को लाने से रोकने के लिए स्वराजिस्ट यहाँ पे एमर्ज होते हैं, ठीक है, सो दैट के ये चाहते थे कि ये पॉलिटिकल एक्टिविटी बनी रहे। और इसी के साथ ही पैरेलल जो है वो सोशलिस्ट या फिर कैन से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो भी यहाँ पे ग्रो होती हुई देखने को मिल रही है। बिकॉज जो रिवोल्यूशनरी लीडर्स थे, जो एक्सट्रीमिस्ट के समय जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी या जो एक्सट्रीमिस्ट का सप्रेशन हुआ था उससे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, रिवोल्यूशनरी लीडरशिप एमर्ज हुई थी। और रिवोल्यूशनरी जो वो लीडर्स थे तो वो बिल्कुल ही उनके ऊपर भी सप्रेशन हुआ था, तो वो यहाँ वहाँ जो है चले गए थे, मतलब उनको कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं मिल रही थी जो उनको लीड कर सके। अनुशीलन समिति वगैरह के जो लीडर थे वो भी यहाँ पे एक्टिव पॉलिटिक्स से यहाँ पे रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो इस वजह से वो उनके पास कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी गाइड करने के लिए। तो वो फिर यहाँ पे गांधी जी के साथ जुड़ गए थे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अंदर, ठीक है। अब सो दैट कि उनका एम तो यही था कि भाई ब्रिटिश लोगों को यहाँ से ओवरथ्रो करना और जो फ्रीडम है उसको प्राप्त करना है ना। तो उनका स्ट्रगल तो अगेन कॉलोनियल फोर्स था, तो वो उनको यहाँ पे दिखता हुआ मिला नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अंदर के गांधी जी किस तरह से ब्रिटिश लोगों का बॉयकॉट कर रहे हैं। तो उनको ये लगा कि चलो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के साथ जुड़ के हम जो अपना गोल है उसको अचीव करेंगे। लेकिन जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का सडन सस्पेंशन हो जाता है तो अगेन दे बिकेम फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसओरिएंटेड। तो वो जाके यहाँ पे कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी उस समय एमर्ज हो रही थी उससे वो इंस्पायर होने लगते हैं। अगेन उनका जो वो टेंडेंसी थी वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ जो है वो झुकने लगी। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के सस्पेंशन के साथ साथ एक तो स्वराजिस्ट आइडियोलॉजी जो वो एमर्ज होती है, दैट इज पार्टी विद इन द पार्टी है। ये कोई कांग्रेस से अलग नहीं है, बस उनका एक ही बेसिक जो प्रिंसिपल है उससे ये डिफर करती है फ्रॉम दी अदर कांग्रेस नेशनलिस्ट कि वो काउंसिल एंट्री चाहते थे और अदर जो है वो गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पे रिमेन रहना चाहते थे। इस वजह से जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पे रिमेन रहना चाहते थे वो नो चेंजर कहलाए और जो स्वराजिस्ट थे वो प्रो चेंजर कहलाए, क्योंकि दे वांट चेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एंड ऑल। तो यहाँ पे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी साथ साथ चलती आ रही है, यानी 1922 के बाद से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी या वी कैन से राइज ऑफ लेफ्ट जो है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर देखने को मिलता है। 1927 के बाद से जो ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, ये ज्यादा प्रोफाउंड फॉर्म के अंदर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। जब 1927 के अंदर एम.एन. रॉय जो है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ एसोसिएट करते हैं, ठीक है। जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट करती है कांग्रेस के साथ, दोनों ही जो है दोनों पार्टी मिलके इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तब हमें इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये चीज समझो अब आप कि 1922 के बाद से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी आपको यहाँ पे इनका असर जो है या इनका इन्फ्लुएंस जो है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट की आइडियोलॉजी पे देखने को मिलने लगता है।
तो अब हम इस चीज को कैसे देख रहे हैं, इस डायग्राम को, कि इस तरफ तो है लाइन के इस तरफ, ये जो लाइन है इसके इस तरफ जो है वो इंडियन की तरफ से क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, और इस तरफ जो है नीचे की तरफ जो है वो ब्रिटिश लेवल पे क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स हो रही है, क्या किस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरफ 1922 के बाद ये सिनेरियो रहता है। देन फिर पॉलिटिकल ये पैसिविटी रहती है, और राइज स्वराजिस्ट के अंदर वो सारे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का वर्क है वो चलता रहता है। देन आता है 1927, जब भारत के अंदर साइमन कमीशन जो है वो आता है, बिकॉज इसका प्रोविजन ऑलरेडी 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है उसके अंदर ये इसका प्रोविजन था कि आफ्टर 10 इयर्स इंडिया की जो पोजीशन है, जो सिचुएशन है, उसको स्टडी करने के लिए और उसके बेस पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करने के लिए एक कमीशन का गठन किया जाएगा। तो 1927 में ही वो आ जाता है, अपने 2 साल 10 ईयर यानी कि 1929 में आना चाहिए था 10 इयर्स के बाद, लेकिन वो अपने निर्धारित समय से पहले ही 1927 के अंदर साइमन कमीशन का गठन हो जाता है और वो भारत आता है। तो इसका जो है सारे नेशनलिस्ट लीडर के द्वारा हमें विरोध देखने को मिलता है, बिकॉज साइमन कमीशन के अंदर एक भी मेंबर जो है वो इंडियन नहीं था। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात हो रही है और इंडिया के लिए बात हो रही है, तो साइमन कमीशन के अंदर मेंबर्स भी इंडियन तो होने चाहिए थे, इंडियन का भी रिप्रेजेंटेशन, इंडियन इंटरेस्ट और डिमांड का भी रिप्रेजेंटेशन इंडियंस के द्वारा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से इस साइमन कमीशन का पूरे भारत भर में विरोध हुआ। एंटी साइमन मूवमेंट चलाए गए और इसके अंदर सभी पार्टी जो थी, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या लिबरल्स हो या फिर अदर नॉन कांग्रेस लीडर्स है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा भी यानी कि ऑल पार्टी यूनिटी के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए और एंटी साइमन मूवमेंट जो है वो भारत में हर जगह होने लगे। ठीक है, अगेन इस समय 1927 के समय हमें अगेन थर्ड टाइम हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिलती है, बिकॉज साइमन कमीशन के विरोध में सारी पार्टी वापस एक हो जाती है और इस कमीशन का विरोध करती है। तो फर्स्ट टाइम हमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी कब देखने को मिली, सेकेंड टाइम हमें कब देखने को मिली, और थर्ड टाइम हमें यहाँ 1927 में देखने को मिली। फर्स्ट टाइम जो है हमें देखने को मिलती है 1960 के लखनऊ पैक्ट के साथ, सेकेंड टाइम हमें देखने को मिलती है जब 1920 के अंदर खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च होते हैं, और थर्ड टाइम हमें 1927 के अंदर देखने को मिलती है जब साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है भारत में सभी पार्टियों के द्वारा। ठीक है, और इस समय जो लीग है मुस्लिम लीग, उसका लीडरशिप थी वो जिन्ना के हाथ में थी। तो जिन्ना के अंडर में मुस्लिम लीग ने सभी पार्टी और मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी मिलके जो है एंटी साइमन मूवमेंट चलाया था भारत के अंदर। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट होता है 1927 तक। और साइमन कमीशन के अंदर ही मतलब जो है चीजों को या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का प्रोविजन था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए ही ये साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और मोतीलाल नेहरू जैसे जो स्वराजिस्ट आइडियोलॉजी के लोग थे, उन्होंने यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को डिस्कस करने के लिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी जो डिमांड है वो रखी कि गवर्नमेंट को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करनी चाहिए और इंडियन इंटरेस्ट एंड डिमांड को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडियंस को इनवाइट करना चाहिए। तो सभी पार्टी को इनवाइट करके सभी के रिकमेंडेशन और सभी के सजेशन के बाद ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होना चाहिए। तो साइमन कमीशन के अंदर फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अग्री हुई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। ठीक है, और बाद में साइमन कमीशन के अंदर जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए और साइमन कमीशन की जो रिकमेंडेशन फाइनल रिपोर्ट आती है, उस सभी रिकमेंडेशन को इनकॉर्पोरेट किया जाता है इन द एक्ट ऑफ 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, अब यहाँ पे साइमन 1928 के अंदर इंडियन की साइड्स में क्या नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स होती है कि साइमन कमीशन या एंटी साइमन कमीशन जो मूवमेंट चल रहा था उसके प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट आती है, यानी नेहरू जी की लीडरशिप के अंदर
एक रिपोर्ट जारी की जाती है बेसिकली जो इंडियन इंटरेस्ट और डिमांड को रिप्रेजेंट करती है, जिसके अंदर ये था कि इंडिया के अंदर एक तुरंत रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्टेब्लिशमेंट हो और भारत को डोमिनियन स्टेट का स्टेटस मिले। तो ये थी नेहरू रिपोर्ट, जो कि प्रोडक्ट था एंटी साइमन मूवमेंट का। 1928 के अंदर साइमन कमीशन भारत आता है और अपना काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। और 1929 के अंदर नेहरू की लीडरशिप के अंदर कांग्रेस का सेशन होता है एट लाहौर। लाहौर सेशन के अंदर अब गोल चेंज हो चुका है, ठीक है, बिकॉज मैंने कहा 1922 के बाद से ही सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो प्रोफाउंड फॉर्म के अंदर देखने को मिलती है इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडरशिप। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले यहाँ पे नेहरू है, बोस है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ये जो कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो इन सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को ये सपोर्ट करते थे। तो इस गांधी जी के नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के सस्पेंशन के बाद और इस समय 1929 आते आते कांग्रेस की लीडरशिप के अंदर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो प्रोफाउंड फॉर्म के अंदर देखने को हमें मिलने लगती है। इस वजह से लाहौर का सेशन होता है 1929 के अंदर, जिसके अंदर पहले क्या था, हमें सिर्फ क्या चाहिए था, स्वराज। स्वराज दैट मीन डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेट का स्टेटस। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है कि सेल्फ रूल विद इन द ब्रिटिश अथॉरिटी, ठीक है, विद इन द ब्रिटिश डोमिनियन। यानी अल्टीमेट जो अथॉरिटी या पावर जो है वो ब्रिटिश अथॉरिटी के हाथ में रिजाइड करेगी और भारत जो है या जो इंडियंस है वो सेल्फ रूल को एंजॉय करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे गोल चेंज हो चुका है। नेहरू जी की लीडरशिप के अंदर अब गोल स्वराज से किस में चेंज हो चुका है, पूर्ण स्वराज के अंदर। पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन किया जाता है 1929 एट लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंडिया के लिए कंप्लीट ब्रिटिश अथॉरिटी का रिमूवल और इंडिया को पूर्ण यानी कि फ्रीडम या ब्रिटिश अथॉरिटी के हाथों से पावर ट्रांसफर इंडियन को करने की डिमांड रखी जाती है। यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट एंड इंडियन सोवरेंटी की बात होती है, यानी कि अब ब्रिटिश सोवरेंटी के अंदर इंडिया रूल नहीं करेगा, इंडिया विल रूल बाय ओनली इंडियंस। तो यहाँ पे हमें ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी प्रोफाउंड रूप में, प्रोफाउंड फॉर्म के अंदर देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे नेहरू जी जो है इस कांग्रेस के सेशन, लाहौर सेशन की प्रेसिडेंटशिप करते हैं और उन्होंने ही ये पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन किया था। तो 1929 के अंदर जो ये गोल चेंज हुआ, ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस हमें देखने को यहाँ पे मिलता है इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल मूवमेंट के पेस के अंदर। अब सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है वो डोमिनेट करने लग रही थी। पहले जो थी वो गांधीयन आइडियोलॉजी डोमिनेट कर रही थी, अब जो है बिकॉज गांधीयन आइडियोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल रूप में उसको फॉलो करना और प्रैक्टिकल रूप से उसके प्रिंसिपल्स पे चलते हुए गोल को अचीव करना वाज वेरी डिफिकल्ट। इस वजह से बहुत सारे जो लीडर थे वो बोर हो रहे थे गांधीयन आइडियोलॉजी से और अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रहे थे कि किस तरह से अगर गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे तो अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम जो गोल है हमारा वो अचीव कर सकेंगे। इस वजह से अब जो है डिफरेंट जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ यहाँ पे झुकाव होना शुरू होता है लीडर्स का, लाइक नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, जो चाहते थे कि कुछ चेंजेस हो। और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस होने का एक और भी कारण होता है बिकॉज यहाँ पे 1970 में रशियन रिवॉल्यूशन होता है, जिसके अंदर कम्युनिस्ट जो फोर्सेस थी उन्होंने ज़ारिस्ट जो मोनोपोली थी, जो मोनार्की थी या अथॉरिटी थी, उसको उखाड़ फेंक के किस तरह से पब्लिक का रूल जो है वो इस्टेब्लिश किया था। तो यहाँ पे इस सोशलिस्ट आइडियोलॉजी या वी कैन से कि जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है उसका सक्सेस देखने को मिलता है। यहाँ पे किस तरह से पब्लिक ने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सिक्योर किए, अपने पॉलिटिकल राइट सिक्योर किए बाय ओवरथ्रोइंग द ज़ारिस्ट अथॉरिटी। तो रशियन रिवॉल्यूशन के सक्सेसफुल होने से और साथ ही इसके साथ 1929 के अंदर ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन बनती है, यानी इकोनॉमिक क्राइसिस होता है।
ओवर प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया था और डिमांड इतनी कम हो गई थी, जिसके कारण जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है देखने को मिलती है। अब जब इकोनॉमिक क्राइसिस होता है तो यहाँ पे इसकी वजह से, और यहाँ पे वर्ल्ड वॉर भी हुए, 2 वर्ल्ड वॉर हुए, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। इन सभी कारणों की वजह से जो है इंडियन जो पीजेंट और वर्कर्स थे उनकी कंडीशन जो है बहुत ज्यादा डिग्रेड होने लगी थी, बिकॉज प्रोडक्शन हो नहीं रहा था बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, और सप्लाई इतनी हो नहीं रही थी। जो एसेंशियल कमोडिटीज है उनकी प्राइस राइज हो रही थी, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया था, तो इंडियन वर्कर और पीजेंट की जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ज्यादा मिजरी के अंदर बीतने लगी। तो इन सभी कारणों की वजह से भी और रशियन रिवॉल्यूशन के कारण यहाँ पे देखने को मिलता है कि ग्रेट डिप्रेशन का रशिया के ऊपर, सोवियत यूनियन के ऊपर कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टेब्लिश थी और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के हाथों में सारी पावर थी, और किस तरह से वो अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे थे, उसके कारण जो ये ग्रेट डिप्रेशन था उसका असर जो है इंडिया पे देखने को मिला, लेकिन रशिया के अंदर देखने को नहीं मिला। रशियन जो सोवियत यूनियन के लोग थे, उस समय रशिया नहीं था, उस समय सोवियत यूनियन कहलाता था। बाद में इसका डिसइंटीग्रेशन होके, सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होके रशिया बना, और बाकी जो अदर उसकी टेरिटरी से अलग हुए जैसे बुल्गारिया वगैरह, ये चीजें, बाल्टिक देश वगैरह, ये सब रशिया की टेरिटरी से डिसइंटीग्रेट होके बने हैं ना, चेकोस्लोवाकिया वगैरह। तो उस समय सोवियत यूनियन था, बहुत लार्ज टेरिटरी रशिया होल्ड करता था। तो इकोनॉमिक क्राइसिस का रशियन लोगों पे या जो सोवियत यूनियन की इकोनॉमी है उसके ऊपर देखने को नहीं मिलता है। इस वजह से लोग जो है वो काफी ज्यादा, जो नेशनलिस्ट थे, जो पढ़े लिखे नेशनलिस्ट थे, जो बाहर अब्रॉड वगैरह रह रहे थे, तो इस इंटरनेशनल इवेंट के कारण काफी प्रभावित हुए कि किस तरह से एक तो रशियन लोगों ने अपना पब्लिक रूल वहां पे स्टैब्लिश किया अंडर द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, एंड देन किस तरह से उन्होंने अपने इकोनॉमी को यहाँ पे रन किया अंडर द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, जिसके कारण उनके ऊपर ग्रेट डिप्रेशन का कोई असर देखने को ही नहीं मिल रहा था। इस कारण से जो सारे नेशनलिस्ट थे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए फ्रॉम द रशियन रिवॉल्यूशन। तो ये मेजर कारण होता है कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो अपने इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर भी देखने को मिलती है, बिकॉज ये सक्सेसफुल रही थी उस समय। और नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, तो नेहरू जी तो यहाँ पे रशिया सोवियत यूनियन वगैरह गए थे, वहां पे रहे थे, उन्होंने पूरा वर्क देखा, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से उसकी इकोनॉमी और सोशल पॉलिसी जो है, स्टेट प्लानिंग वगैरह जो ऐसी चीजें हैं वो वर्क कर रही है, और जो इकोनॉमी है बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही है। वो बाद में बहुत अलग अलग कारण होते हैं कि किस तरह से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो अपनी इकोनॉमी को रन करने में फेल हो जाती है, और कम्युनिस्ट रिजिम के अंदर लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस कंडीशन के अंदर अगेन वापस आ जाते हैं। उसका वो लॉन्ग टर्म, लेकिन एक बार जो है इसने बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी जो है वो गेन की थी 1917 में। तो 1929 के अंदर भी नेहरू जी जो है पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करते हैं और सेल्फ गवर्नमेंट और इंडियन सोवरेनिटी की बातें करते हैं, बिकॉज पहले क्या था, स्वराज अंडर द ब्रिटिश सोवरेनिटी, लेकिन अब पूर्ण स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट और रूल बाय ओनली इंडियन, यानी इंडियन सोवरेनिटी की यहाँ पे बात होने लगी। तो 1930 के अंदर फर्स्ट टाइम जो लाहौर डिक्लेरेशन हुई थी, लाहौर सेशन के अंदर पूर्ण स्वराज की जो डिक्लेरेशन हुई थी, उसी का नतीजा निकलता है कि 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर, है ना, पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन वगैरह, ये सब के क्वेश्चन जो, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, आप इनको सीरियसली लेना, इन सब से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, ईयर वाइज वगैरह सब चीजें। यहाँ पे सेशन के अंदर मेरा काम रहता है आपको चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करना, लेकिन आप ये जो एक एक पॉइंट है ना, ये सारे चीजें जो है ये एक्सट्रैक्ट करके आपके लिए यहाँ पे लिखी गई है, और ये सभी जो है क्वेश्चन के लिए अप्रोप्रिएट है, कहीं से भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो फर्स्ट टाइम आपके इंडिपेंडेंस डे जो है वो 1930 के अंदर 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये एक सिंबॉलिक रूप में मनाया जाता है कि अब इंडिया जो है वो पूर्ण स्वराज चाहता है, और इंडियन सोवरेनिटी जो है वो उसको बहाल करने के लिए ये चीज यहाँ पे सिंबॉलिक रूप से सेलिब्रेट की जाती है।
अब गांधी जी यहाँ पे 1930 के अंदर जब जेल से बाहर आ जाते हैं और 1929 तक तो वो कोई भी एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर भाग नहीं लेते, लेकिन अगेन 1930 के अंदर उनका जो पहले का रह चुका था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने का, वो अगेन 1930 के अंदर सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके यहाँ पे ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करना चाहते थे। बिकॉज अगेन यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो विलिंग नहीं थी, जो नेशनलिस्ट डिमांड और इंटरेस्ट थे उनको सर्व करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट रेडी नहीं थी। वो अपने तरफ से ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म प्रोवाइड करवा के इंडियंस को अपीज करना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने पूर्ण रूप से मना कर दिया कि अब जो है इंडिया को पूर्ण स्वराज चाहिए, और पूर्ण स्वराज के साथ साथ जो है इंडिया विल रूल बाय इंडियंस, ये चीज होगी, यानी इंडियन सोवरेनिटी जो है उसको एक्नॉलेज किया जाए। तो गवर्नमेंट जो है इस चीज के लिए रेडी नहीं थे, और इसी के साथ ही गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, आगे सेकंड भी लॉन्च होगा वो देखेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फर्स्ट जो है वो 1930 के अंदर दांडी मार्च करके सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके गांधी जी ने लॉन्च किया। ठीक है, इसी के साथ ही गांधी जी ने गवर्नमेंट के सामने 11 पॉइंट डिमांड रखी थी कि अगर 11 पॉइंट डिमांड जो है वो गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है, जो कि बेसिकली इंडियन इंटरेस्ट और डिमांड्स को रिप्रेजेंट करने वाली ये डिमांड्स थी, तो ये 11 पॉइंट की डिमांड जो थी वो उन्होंने गवर्नमेंट के सामने रखी, और ये कहा कि अगर आप ये 11 पॉइंट डिमांड 11 पॉइंट डिमांड जो है वो स्वीकार करते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो ही विल नॉट लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इस 11 पॉइंट डिमांड्स को एक्सेप्ट करने के लिए रिफ्यूज कर जाती है। इस वजह से गांधी जी ने दांडी मार्च करके 1930 के अंदर सॉल्ट लॉ को ब्रेक करके ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फर्स्ट जो है वो लॉन्च किया। तो यहाँ पे सॉल्ट लॉ को ही ब्रेक क्यों करना पड़ा? बिकॉज इस 11 पॉइंट डिमांड के अंदर एक पॉइंट ये भी था कि जो सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगता है उसको अबॉलिश किया जाए। ठीक है, ये चीजें गांधी जी के द्वारा ही फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस नहीं की गई है कि सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको अबॉलिश किया जाए। ये बातें हमारे यहाँ पे जो स्वदेशी मूवमेंट है उनमें जो लीडर्स थे उनके द्वारा भी यहाँ पे कही गई है, डिमांड की गई है। ठीक है, गांधी जी बेसिकली यहाँ पे स्वदेशी को सपोर्ट करते हैं, तो जो भी चीजें जो इंडिया के इंटरेस्ट के लिए है अप्रोप्रिएट, वो यहाँ पे रख रहे हैं इस 11 पॉइंट डिमांड्स के अंदर। और दूसरी तरफ ब्रिटिश लोगों की तरफ से 1930 में ही साइमन कमीशन ने अपना वर्क पूरा कर दिया। 1928 के अंदर इसने अपना वर्क करना शुरू किया था। 1930 के अंदर 1930 ईयर के अंदर आते आते इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट की, और उसी के अंदर जो है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन करना भी था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है, कि जो ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो दी गई है उसको डिस्कस करने के लिए सभी पार्टी जो है वो आए और डिस्कस करे, सो दैट कि हम एक यूनिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को तैयार कर सके और एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के साथ नया एक्ट जो है वो पास कर सके। तो इस वजह से नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को प्रेजेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन किया, लेकिन कांग्रेस ने इसको बॉयकॉट किया। बिकॉज यहाँ पे गांधी जी का ये मानना था कि जब तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ये 11 पॉइंट डिमांड्स जो है वो नहीं मान लेती, पूर्ण स्वराज का या रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर देती, गांधी जी ऐसे किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी तरह के पॉलिटिक्स डेवलपमेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो जब गांधी जी ने बॉयकॉट कर दिया तो होल कांग्रेस विल बॉयकॉट दिस दैट थिंग। तो यहाँ पे कांग्रेस ने जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसको बॉयकॉट किया। गांधी जी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया एक्सेप्ट दी अंबेडकर जी ने यहाँ पे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट किया, और यहाँ पे वो इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे थे कि वो यहाँ पे जो डिप्रेस क्लास है उनके पॉलिटिकल राइट को सिक्योर करना चाहते थे बाय टेकिंग पार्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। देन यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब कांग्रेस के द्वारा बॉयकॉट की गई, जो एक मेजर पार्टी थी इंडिया के अंदर, तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो फेल हो जाती है, और गवर्नमेंट भी जो है ये रियलाइज करती है कि कांग्रेस का इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में या इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करना जरूरी है। तो फिर यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनकी तरफ से निगोशिएशन चालू होते हैं,
लॉर्ड इरविन के द्वारा यहाँ पे गांधी जी को निगोशिएशन के लिए बुलाया जाता है, तो कॉम्प्रोमाइज आता है एज अ गांधी इरविन पैक्ट के रूप में, ठीक है। गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन किया जाता है और जिसके अंदर इरविन जो है वो गांधी जी के कुछ डिमांड्स को, जो 11 पॉइंट्स डिमांड है, उनके अंदर से कुछ डिमांड्स को मानने के लिए, या ऐसा जो भी दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज होता है, वो कॉम्प्रोमाइज होता है, उसका रिजल्ट निकलता है कि गांधी जी जो है वो रेडी हो जाता है, अग्री हो जाता है टू टेक पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकेंड। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो सेकेंड थी उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए गांधी जी रेडी हो जाते हैं आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट साइन इन 1931। और इसी के साथ जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 के अंदर लॉन्च किया गया था, अगेन यहाँ पे सस्पेंड कर दिया जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, और गांधी जी जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे गांधी जी जो है वो ओनली रिप्रेजेंटेटिव थे ऑफ द कांग्रेस, ठीक है। गांधी जी के अलावा और भी और कोई कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, ओनली गांधी जी जो थे वो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे लीड कर रहे थे या रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन वहां पे जाके कोई नतीजा निकलता नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो गांधी जी की डिमांड को, यानी कि गांधी जी की क्या डिमांड थी कि इमीडिएट, फर्स्ट तो थी कि इमीडिएटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया जाए इंडिया के अंदर, और पूर्ण स्वराज का जो डिक्लेरेशन किया गया है, जो पूर्ण स्वराज की डिमांड है, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्नॉलेज करे। इन दोनों डिमांड को ही रिफ्यूज कर दिया जाता है या एक्नॉलेज नहीं किया जाता है, जिसके कारण गांधी जी फ्रस्ट्रेट होकर वापस आ जाते हैं और इंडिया में वापस आके 1932 के अंदर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, जो गांधी इरविन पैक्ट के बाद से सस्पेंड कर दिया गया था, उसको वापस रिज्यूम कर लेते हैं। तो 1930 के अंदर फर्स्ट टाइम से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया, 31 के अंदर उसको सस्पेंड किया और अगेन 1932 के अंदर उसको रिज्यूम किया। और इस समय कांग्रेस के अगेंस्ट गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा रिप्रेसिव पॉलिसी अपनाने लगी, बिकॉज जो एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी थी, एंटी ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्टिविटी थी, इनके कारण गवर्नमेंट फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और सभी जितने भी कांग्रेस पार्टी है उसको बैन कर दिया गया था और जितने भी नेशनलिस्ट लीडर है उनको पकड़ पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया गया था, ठीक है। तो गांधी जी यहाँ पे 1932 में अगेन यहाँ पे जेल चले जाते हैं, येरवाड़ा की जेल के अंदर, पूना के अंदर इनको रखा जाता है। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 जो है इसी के साथ ही ऑर्गेनाइज की जाती है 1932 में सेम टाइम पे, और कांग्रेस जो है इससे एब्सेंट रहती है, बिकॉज कांग्रेस के लीडर्स को यहाँ पे अरेस्ट किया जा रहा था बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि अगेन गांधी जी ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो लॉन्च कर दिया था और मेजर नेशनलिस्ट लीडर जो थे वो कांग्रेस को, और जो कांग्रेस के लीडर थे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, यानी एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे। इस वजह से उनको यहाँ पे अरेस्ट किया गया, जिसके कारण राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थर्ड होती है इन 1932 उसके अंदर कांग्रेस जो है वो एब्सेंट रहती है, ये कारण रहता है, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 का एक मेजर नतीजा निकलता है, रिजल्ट निकलता है, आउटकम निकलता है कम्युनल अवार्ड का, ठीक है। रैमसे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा और ज्यादा ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी को स्ट्रेंथन करने के लिए कम्युनल अवार्ड को रिप्रेजेंट किया गया। जो पहले कम्युनल जो सेपरेट इलेक्टोरेट खाली मुस्लिम कम्युनिटी और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज थे जैसे सिख वगैरह है, पारसी है, उनके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, वो अब यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लास या वी कैन से हरिजन के लिए भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका विरोध जो है गांधी जी ने जेल में रहते, येरवाड़ा की जो जेल थी पूना के अंदर, वहां पे रहते हुए गांधी जी ने इसका प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द कम्युनल अवार्ड। बिकॉज यहाँ पे गांधी जी जो है वो ये नहीं चाहते थे कि फर्दर जो हिंदू कम्युनिटी है वो और ज्यादा डिवाइड हो। पहले तो ब्रिटिश लोगों ने सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर द मुस्लिम इंट्रोड्यूस करके ऑलरेडी हिंदू और मुस्लिम को बांट दिया है ना, ऑन द पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लाइन पे। लेकिन अब गांधी जी आगे फर्दर कोई कम्युनिटी के अंदर या कम्युनल स्प्लिट नहीं चाहते थे, इस वजह से उन्होंने इस कम्युनल अवार्ड का प्रोटेस्ट किया, ठीक है। अंबेडकर जी ने कम्युनल अवार्ड को स्वीकार किया या उसको मतलब सपोर्ट किया, बिकॉज ही वांट कि जो डिप्रेस क्लास है उनको खाली सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के साथ साथ पॉलिटिकल राइट भी उनके
जो है सिक्योर होने चाहिए, यानी विदाउट पॉलिटिकल पावर सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का या जो सोशियो इकोनॉमिक अपग्रेडेशन का उनके नज़र के अंदर कोई मायने नहीं रखता था। तो इस वजह से वो ये चाहते थे कि जो डिप्रेस क्लास है उनको उनके पॉलिटिकल राइट्स भी मिले। लेकिन गांधी जी जो थे वो इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करते थे। गांधी जी के प्रोपेगेंडा के अंदर भी हमने देखा हुआ है कि किस तरह से वो खाली सोशियो और इकोनॉमिक बेस पे हरिजन या डिप्रेस क्लास है उनका अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, वो कभी भी पॉलिटिकल राइट्स के लिए बात नहीं करते हैं यहाँ पे। जबकि अंबेडकर जी जो है वो यहाँ पे डिप्रेस क्लास के पॉलिटिकल राइट्स को सिक्योर करने के लिए हमेशा से एडवोकेसी करते आए हैं। तो लेकिन गांधी जी का उनको पॉलिटिकल राइट्स सिक्योर नहीं करवाना या सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस क्लास जैसी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करने के पीछे उनकी मेन आइडियोलॉजी ये थी कि वो इसलिए नहीं, ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ जो अपर क्लास है उनके लिए अच्छा सोचते थे और डिप्रेस क्लास को वो सिर्फ डिप्रेस ही रखना चाहते थे। वो जस्ट बातें करते थे कि इनका भी अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं था। वो रियली इस चीज़ को फॉलो करते थे। इवन हम उनके आइडियोलॉजी के अंदर भी देखे थे वो किस तरह से मोर रेडिकल थे देन दी एक्सट्रीमिस्ट। जहाँ पे हमने कास्ट मूवमेंट के अंदर देखा कि खाली अपर क्लास हिंदू जो है वो लोअर क्लास हिंदू के बीच में क्लास स्ट्रगल है, और लोअर क्लास हिंदू ये चाहते थे कि जो अपर क्लास की तरफ से जो उनके ऊपर एट्रोसिटी है वो खत्म हो। लेकिन गांधी जी तो यहाँ पे कंप्लीट कास्ट सिस्टम का अबॉलिशन चाहते थे, यानी जब कास्ट ही नहीं होगी तो कास्ट के नेम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं होगा और हिंदू सोसाइटी आगे फर्दर कभी भी स्प्लिट इस कम्युनल ग्राउंड पे तो बिल्कुल ही नहीं होगी। तो इस तरह से गांधी जी की आइडियोलॉजी वर्क करती थी। तो गांधी जी ने इसी वजह से इस कम्युनल अवार्ड का भी जिसके अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हरिजन प्रोविजन रखा गया, उसका विरोध इसलिए करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि आगे और कम्युनल ग्राउंड के ऊपर जो इंडियन सोसाइटी है उसको ये ब्रिटिश बांटने में सक्सेसफुल ना हो जाए। अंबेडकर जी और गांधी जी जो है वो इस चीज के ऊपर अड़ जाते हैं। अंबेडकर इस चीज को सपोर्ट करता है जबकि गांधी जी यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन गांधी जी की पॉपुलैरिटी ज्यादा होने की वजह से और गांधी जी का जो पॉलिटिकल प्रेजेंस है वो भी स्ट्रांग होने की वजह से देन दी अंबेडकर अब इस समय तक इतने पॉपुलर नहीं हुए थे, ठीक है ना। तो इस वजह से गांधी जी की पॉपुलैरिटी और मास सपोर्ट गांधी जी की तरफ ज्यादा था। इस वजह से यहाँ पे जो अंबेडकर जी है उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा और गांधी जी के साथ मिलके इस कम्युनल अवार्ड की जो सिचुएशन है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज पे आना पड़ा और जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। 1932 के अंदर येरवाड़ा जेल के अंदर गांधी जी थे और वहां पे अंबेडकर जी मिलने गए और उनके बीच में कन्वर्सेशन हुआ और वहां पे पूना पैक्ट जो है वो दोनों के बीच में होता है, जिसके अंदर गांधी जी ने ये स्वीकार किया कि गांधी जी ने स्वीकार किया कि जो डिप्रेस क्लास है उनके लिए सीट जनरल इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है, और सीट जो है वो रिजर्व कर दिया जाए, ठीक है। और जो अंबेडकर जी थे वो इस चीज के ऊपर अग्री हुए कि ठीक है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लास नहीं होगा लेकिन उनके लिए जो सीट है वो रिजर्व कर दी जाएगी, यानी जनरल इलेक्शन के थ्रू ही इलेक्शन होंगे लेकिन उनके लिए सीट ऑलरेडी रिजर्व होगी सो दैट कि उनका भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन काउंसिल के अंदर हो सके, ठीक है। ये चीजें होती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थर्ड के बाद और 1932 तक। और इस समय इसके बाद 1934 के बाद से पॉलिटिकल पैसिविटी अगेन देखने को मिलती है बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन नेशनलिस्ट लीडर जो थे वो जेल के अंदर जा चुके थे, जैसे गांधी जी वगैरह जो है उनको अरेस्ट कर दिया गया था और कांग्रेस पार्टी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया था जो एक मेजर पार्टी थी इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट और इन नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स के अंदर। तो यहाँ पे अगेन पॉलिटिकल पैसिविटी देखने को मिलती है आफ्टर द 1934। तो यहाँ पे 1934 तक अब हमने यहाँ पे देख चुके हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थर्ड जो है यहाँ पे 1932 के अंदर समाप्त हो जाती है और फिर 1934 तक तो मेजॉरिटी ऑफ द जो कांग्रेस लीडर थे वो जेल के अंदर ही बंद थे। तो इस क्रोनोलॉजी से हमें ये पता चलता है कि किस तरह से इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का एमर्जेंस हो रहा है, लेफ्ट विंग जो है उसका एमर्जेंस यहाँ पे हो रहा है। तो अब देखते हैं राइज ऑफ लेफ्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल।
तो यहाँ पे जो लेफ्ट या वी कैन से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने वाले इंडिया के अंदर वो थे एम.एन. रॉय। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एम.एन. रॉय वाज अ फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इन इंडिया, और वी कैन से एम.एन. रॉय वाज अ इंट्रोड्यूसर ऑफ द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, 1920 के अंदर मैंने कहा जैसे ही नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का सस्पेंशन हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे नेशनलिस्ट लीडर जो पहले रिवोल्यूशनरी रह चुके थे या जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले थे या अदर नेशनलिस्ट जो गांधी जी के इस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं थे कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को इस तरह से सडन सस्पेंड कर दिया जाए, तो जो उनसे डिससेटिस्फाई रख रहे थे, इस स्टेप से डिससेटिस्फेक्शन रख रहे थे, उन लोगों ने यहाँ पे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ झुकना जो है वो शुरू कर दिया, या वी कैन से यहाँ से उनकी जो टेंडेंसी है टुवर्ड्स द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वो देखने को मिलने लगती है। और एज आई से कि इंटरनेशनल जो इवेंट्स थे उन्होंने भी मेजर रोल प्ले किया, जैसे रशियन रिवॉल्यूशन, जिसके अंदर किस तरह से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लीडरशिप में ज़ारिस्ट अथॉरिटी को लोगों ने उखाड़ फेंका और वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया, जिसके अंदर कंप्लीटली जो गवर्नमेंट मशीनरीज और जो इकोनॉमिक मशीनरी थी उसने किस तरह से लोगों ने अपने हाथ में ले लिया और उसको रन करना शुरू किया। देन उसकी सफलता यहाँ पे देखने को मिलती है कि लोगों ने जो है अगर वो डिटरमाइंड हो सके तो किसी भी तरह की कॉलोनियल फोर्स को या जो अथॉरिटी है, जो सप्रेसिव अथॉरिटी है या ऐसी अथॉरिटी जिसके कारण से उस स्टेट के लोगों को मिजरी के अंदर या डिप्रेस कंडीशन के अंदर अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है, तो वो यहाँ पे डिटरमाइंड होके उस तरह के कॉलोनियल पावर को या जो अथॉरिटी है उसको ओवरथ्रो कर सकते हैं। तो रशियन रिवॉल्यूशन ने लोगों को भी ये संदेश दिया कि अगर मास जो चाहे, है ना, मास अगर ऑर्गेनाइज वे में अगर मोबिलाइज हो जाए तो पॉसिबल है किसी भी तरह की कॉलोनियल फोर्स को उखाड़कर फेंक देना। तो इस वजह से एक तो ये मैसेज प्लस जो इकोनॉमिक क्राइसिस था 1929 के अंदर, जो ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन बनी, उसका भी असर यहाँ पे कम्युनिस्ट जो सिस्टम था उसके ऊपर देखने को नहीं मिलता है और वो अच्छे से यहाँ पे फ्लरिश हो रहे थे। तो इन सब कारणों से जो अपने इंडिया के भी जो लीडर्स थे, जो कुछ एग्जाइल पे भी थे आफ्टर द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, अनुशीलन समिति के जो बहुत सारे ऐसे रिवोल्यूशनरी जो थे जिनको गिरफ्तार वगैरह करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट वारंट जारी किया था, वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए यहाँ से एग्जाइल कर जाते हैं भारत से और वो विदेशों में जाके बस जाते हैं इधर उधर। ठीक है, मेजरली तो रशिया वगैरह यहाँ पे जाके बस जाते हैं बिकॉज यहाँ पे रशियन रिवॉल्यूशन जैसी चीजें हो रही थी, तो उनको भी ये वहां पे जाके सपोर्ट करने लगते हैं बिकॉज दे ऑल्सो वांट कि ऐसी जो भी अथॉरिटी जो लोगों के डिप्रेस कंडीशन का कारण बनती है उसको ओवरथ्रो किया जाए और पब्लिक का रूल जो है वो स्टेब्लिश किया जाए। तो बहुत सारे ऐसे नेशनलिस्ट लीडर थे, रिवोल्यूशनरी लीडर्स थे जो एग्जाइल पे थे। उन्हीं में से थे एक एम.एन. रॉय, और एम.एन. रॉय ने यहाँ पे अपनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो स्टेब्लिश की ताशकंद के अंदर। ताशकंद के अंदर एग्जाइल पे रहते हुए इन्होंने एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो स्टेब्लिश की, और इस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को ये इसके थ्रू जो है वो भारत में भी लाना चाहते थे। तो जो लेफ्ट है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल या राइज ऑफ लेफ्ट आइडियोलॉजी है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, लेफ्ट यहाँ पे किसको कहा गया है? सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को। तो ये ब्रिटिश रूल के समय किस रूप में, ऐसे अगर हम माने मेजर तो तीन स्ट्रीम है इसकी। फर्स्ट स्ट्रीम अगर माने तो एम.एन. रॉय के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के साथ ही लेफ्ट आइडियोलॉजी का राइज होता है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। और सेकंड यहाँ पे आगे जाके जब कम्युनिस्ट पार्टी जो है अपना कांग्रेस के साथ एसोसिएट करके इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन शुरू करती है, तो इस आइडियोलॉजी का प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही जो नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर एमर्ज हो रहे थे इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो न्यू लीडरशिप आ रही थी, है ना, जो कि मोर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले थे। और नेहरू जी तो इवन कहते थे कि यस आई एम अ सोशलिस्ट। तो ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ जो
न्यू जनरेशन के लीडर थे, उनका यहाँ पे झुकाव जो है ये भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस होने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, इसका रिजल्ट निकलता है 1934 के अंदर, जो कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करके अपने जो नेशनलिस्ट गोल है उनको अचीव करना चाहते थे। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि जो नेहरू जी है वो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को फॉलो नहीं करते थे। इनका जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करना था वो था इकोनॉमिकली। मेन जो चीजें थी वो इकोनॉमिक बेस पे ज्यादा थी। सोशलिज्म के भी बहुत सारे फॉर्म है, आप ये सारी चीजें जो है पॉलिटी के अंदर पढ़ना। सोशलिज्म के भी बहुत सारे फॉर्म है, यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं किया जा सकता। मैं इतने बता दूं कि कुछ सोशलिज्म जो है वो सोशल इश्यूज पे बात करते हैं, कुछ सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी वो ओनली इकोनॉमिक चेंजेस की बात करते हैं। और सोशल इश्यूज के ऊपर बात करें तो अगर उसके अंदर जो है सेम सेक्स मैरिज के को सपोर्ट करना है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है या जो ह्यूमन राइट्स है, ऐसी चीजों के लिए एडवोकेसी करना। लेकिन अभी भारत के लिए जो चीजें मेन थी वो थी इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन सोशल चेंजेस को करना नहीं था। मेन मोटो यहाँ पे सोशल चेंजेस तो बाद में किए जा सकते हैं, पहले जो है इंडिया को गरीबी से उबारना था। तो नेहरू जी ने यहाँ पे मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को अडॉप्ट नहीं करके सोशलिज्म की एक फॉर्म है जिसके अंदर ओनली इकोनॉमिक चेंजेस के ऊपर बात होती है, उसको एक्सेप्ट किया हुआ था। ठीक है, तो इसमें हमें देखने को मिलता है जैसे कि हैवी इंडस्ट्रीज के एस्टेब्लिशमेंट है ना, या जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये सारी चीजों को यहाँ पे एडवोकेसी उसकी की जाती है। तो नेहरू जी के टाइम पे भी आप देखो, जब नेहरू जी ने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के, तो उनके बाद उनके डेवलपमेंट देखो, हैवी डैम्स बनाना, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करना। तो ये सारी चीजें जो है मेन जो प्लानिंग कमीशन है या प्लानिंग जो 5 ईयर प्लानिंग कमीशन है ये गठित करना, सो दैट कि जो इंडिया की जो डिग्रेडेड कंडीशन है इन द इकोनॉमिक फील्ड उसको अपलिफ्ट किया जा सके। तो मेन पहले उनका फोकस था इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। तो जो नेहरू जी का सोशलिज्म था वो डिफर था फ्रॉम द मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। और सेकंड जो है स्पेसिफिक इंडिविजुअल जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड थे, दैट इज लाइक इंदुलाल याग्निक जो थे, स्वामी सहजानंद है, ये सोशलिस्ट और जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी या जो लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी है उनसे प्रभावित थे। कुछ माइनर ऑर्गेनाइजेशन भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे, जिसके अंदर मेजर जो है वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है वो है, जिसकी लीडरशिप जो है भगत सिंह के पास होती है, जो थोड़ी सी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का ये सपोर्ट करते हैं। और इसी का एक रिजल्ट होता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन 1939 बाय सुभाष चंद्र बोस, जो ये भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पे इंडिया से ओवरथ्रो करना चाहते थे या डिसएस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो यहाँ पे जो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसका गठन पहले ही हो जाता है एज अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। पहले इसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन होता है, लेकिन जब भगत सिंह की लीडरशिप होती है तो इसका नेम रीचेंज कर दिया जाता है। और भगत सिंह भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को के फॉलोअर थे, इस वजह से उन्होंने इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था। बेसिकली हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट कह दो या जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, तो देखो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जब हुआ था उसी समय ही रिवोल्यूशनरी मूवमेंट खत्म नहीं हो गया था, इसके जो पार्टिसिपेशन थे वो तो थ्रू आउट द 1947 तक चलते रहे हैं, कहीं ना कहीं छुटपुट जो घटनाएं थी वो होते रही है। तो इसी के अंदर था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो भगत सिंह की लीडरशिप के अंदर था। और इसके अंदर हम देखते ही हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो बॉम्ब इन्होंने फेंका था, है ना, वो इवेंट हुआ। लाहौर कॉन्स्पायरेसी हुई जिसके थ्रू सैंडर्स की हत्या की गई, है ना, जो जलियांवाला बाग मैसेकर के अंदर जो हुआ था इनजस्ट, उसका ये रिवेंज लेना चाहते थे, इस वजह से यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल की इन्होंने हत्या की, दैट इज सैंडर्स। तो ये चीजें हैं जिसके कारण भगत सिंह वगैरह को जेल भी हो जाती है ना।
तो बेसिकली इन ऑर्गेनाइजेशन का ये काम था कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को तो फॉलो करना है, इसके साथ ही रिवोल्यूशनरी मीन्स यूज करना है सो दैट कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से डिसएस्टेब्लिश कर सके। तो यहाँ पे सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी या लेफ्ट विंग जो आइडियोलॉजी है वो 3 स्ट्रीम के अंदर देखने को मिलती है। एक इंडिविजुअल एम.एन. रॉय के द्वारा सीपीआई का गठन करके, और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो नेहरू वगैरह के लीडरशिप में थी, जो सोशलिस्ट इन दी इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पे कह सकते हैं, और कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स और कुछ माइनर ऑर्गेनाइजेशन जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को यहाँ पे प्रमोट करते हैं। तो इन 3 स्ट्रीम के रूप में हमें सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी या लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी जो है इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं कि क्या फैक्टर या क्या कॉज रहते हैं फॉर द एमर्जेंस ऑफ लेफ्ट आइडियोलॉजी। तो पहला यहाँ पे ब्रिटिश रूल का एक्सप्लॉयटेटिव नेचर एंड कैरेक्टर, जिसने इंडियन इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया, और उसकी वजह से किस तरह से इंडियन जो सोसाइटी थी उसका सोशियो इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन हुआ बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देन ब्रिटिश रूल के दौरान जो ब्रिटिश पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई, इकोनॉमिक पॉलिसी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड सोशल पॉलिसीज, उसने भी रोल प्ले किया यहाँ पे एमर्जेंस ऑफ लेफ्ट आइडियोलॉजी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो यहाँ पे ब्रिटिश रूल का फॉरेन कैरेक्टर और एक्सप्लॉयटेटिव जो नेचर था उसके कारण यहाँ पे इंडियन सोसाइटी बहुत ज्यादा मिजरी और डिग्रेडेड पोजीशन के अंदर थी, और इस वजह से यहाँ पे जो मेजर ऑफ द नेशनलिस्टिक इंटेलेक्चुअल्स थे, जो पेट्रियोटिक इंटेलेक्चुअल थे, वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ ड्रिफ्ट होना शुरू हो गए। देन यहाँ पे मॉडर्न इंडस्ट्रीज का जब डेवलपमेंट हुआ तो हमें ट्रेड यूनियन जैसे यूनियन है, जो वर्कर कम्युनिटीज है या जो वर्कर पॉपुलेशन है उसके यूनियंस बनने दिखने लगे, या जो यूनियंस है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आए, यानी वर्किंग फोर्स जो है वो पावर में आने लगी, यानी ये भी एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करने लगी। इसी के साथ ही इसके अंदर एक और फैक्टर रोल प्ले करता है, जो वेरियस नेशनलिस्ट मूवमेंट हुए, चाहे वो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हो गए या स्वदेशी मूवमेंट हो गए, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, इन सब मूवमेंट्स ने एक काम किया कि जो मास मोबिलाइजेशन का काम किया। इसके कारण जो वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज थी वो यहाँ पे एकजुट होके इन सभी चीजों में पार्टिसिपेट करने लगी। इस वजह से मास कॉन्शियसनेस जो है वो डेवलप होने लगी, जिसके अंदर अगर हम सेक्टर वाइज कहें तो ट्रेड के अंदर या इंडस्ट्रीज के अंदर जो है ट्रेड यूनियन डेवलप होने लगे। वर्कर्स जो पीजेंट वगैरह या इनसे जो सेक्शन बिलोंग करता है वहाँ पे वर्किंग यूनियन जो है या वर्किंग पॉपुलेशन की जो यूनियन है वो क्रिएट होने लगे। पीजेंट पार्टीज वगैरह क्रिएशन होने लगी, जिसके कारण जो है एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस डेवलप हुई अमंग द मास। तो जो मास मोबिलाइजेशन ड्यूरिंग द नेशनलिस्टिक मूवमेंट हुआ उसने भी रोल प्ले किया यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ द लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। देन यहाँ पे लेफ्ट की तरफ जो नेशनलिस्ट लीडर है वो किस तरफ गए या लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ वो टेंडेड क्यों होने लगे, बिकॉज यहाँ पे सडन सस्पेंशन ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है। गांधी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जो है वो प्रैक्टिकली रूप से पॉसिबल नहीं थे, है ना, दे वर मोर आइडियलिस्टिक इन नेचर। वो चीजें यहाँ पे इनको सेटिस्फाई नहीं कर सकी, उन नेशनलिस्ट लीडर को या रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट लीडर को सेटिस्फाई नहीं कर सकी, जो कि ये मानते थे कि गांधीयन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जो है वो बहुत ही ज्यादा आइडियोलॉजिकल बेस है, ना कि प्रैक्टिकल बेस है। देन यहाँ पे पार्लियामेंट्रियन पॉलिटिक्स ऑफ द स्वराजिस्ट है, उनसे भी जो लोग या जो नेशनलिस्ट लीडर डिससेटिस्फाई थे वो यहाँ पे जाके लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का हैंड ज्वाइन करते हैं या लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ जो है वो टेंडेड होना शुरू करते हैं। तो वी कैन से कि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाज बोर्न आउट ऑफ दिस क्वेस्ट कि नॉन कॉर्पोरेशन का सडन सस्पेंशन, गांधी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का आइडियोलॉजिकली पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाना, और जो स्वराजिस्ट लोगों की जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है वो भी उनके जो फीलिंग्स है, सेंटिमेंट्स है, उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से यहाँ पे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट या लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी है उसकी तरफ लोगों का झुकाव होने लगा। उनको लगने लगा कि ये जो आइडियोलॉजी है इसको फॉलो करके हम अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम जो है ये गोल हमारा अचीव कर सकते हैं और ब्रिटिश अथॉरिटी को इंडिया से ओवरथ्रो कर सकते हैं और पूर्ण स्वराज का जो
हमारा गोल है वो उसको अचीव कर सकते हैं। देन यहाँ पे न्यू लीडरशिप भी एमर्ज हो रही थी इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, लाइक नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है ना, ऐसे एस.एन. डांगे है। तो इन लीडर्स के द्वारा जो इस आइडियोलॉजी जो है लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, इसका बहुत ज्यादा पॉपुलराइजेशन किया गया और पब्लिसिटी की गई, जिसके कारण इस चीज ने लोगों का इस सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया और इस आइडियोलॉजी ने फिर प्रोफाउंड फॉर्म दिखाना शुरू किया इन दी लेटर फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। देन यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स भी रोल प्ले करते हैं, लाइक रशियन रिवॉल्यूशन के वजह से ये सिद्ध हो गया कि किसी भी तरह की जो एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटी है उसको ओवरथ्रो किया जा सकता है, ओवर पावर्ड करके आप अपने पब्लिक या मास जो है अपना सिस्टम अपने हाथों में ले सकती है, अपने देश का सिस्टम जो है अपने हाथों में लेके उसको रन कर सकती है। तो यहाँ पे इस रशियन रिवॉल्यूशन ने जो सुपेरियरिटी है ऑफ द कॉलोनियल फोर्सेस या फिर ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटीज, उनका रियल वीकनेस जो है वो सामने रख दी कि अगर मास मोबिलाइज हो जाए, एक समय में डिटरमाइंड हो जाए, तो वो इस चीज को अचीव कर सकती है, जिसने रशियन रिवॉल्यूशन ने ये चीज प्रूफ भी कर दिया। तो ये प्रूफ था लोगों के पास रशियन रिवॉल्यूशन के रूप में, इस वजह से भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ या जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी की तरफ लोगों का झुकाव जो है वो बढ़ने लगा। वेरियस नेशनलिस्ट लीडर इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने लगे। इवन जवाहरलाल नेहरू जो है वो रशिया भी गए थे इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, स्टडी करने के लिए, इस पे रिसर्च करने के लिए, और फिर वहां से आके इंडिया में भी उन्होंने सोचा क्यों ना सेम जो आइडियोलॉजी है वो यहाँ पे भी इसको परफॉर्म किया जाए, इसको एक्सपेरिमेंट किया जाए, और हो सकता है ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी वर्क कर जाए। इस वजह से गांधी जो नेहरू जी है उन्होंने सोशलिज्म को यहाँ पे एक्सेप्ट किया और अपनी मेन आइडियोलॉजी के रूप में उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे जो प्लानिंग है इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर वो की। तो बिकॉज ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन यहाँ पे एक सोशलिस्ट स्टेट क्रिएट होता है, जो एक स्पेक्टेकुलर सक्सेस के रूप में हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक सोशलिस्ट लीडरशिप के अंडर लोगों ने अपनी सत्ता को कायम किया और एक एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटी जो जारिस्ट अथॉरिटी है उसको ओवरथ्रो किया। एंड दिस रिवॉल्यूशन वाज एग्जिस्टिंग रिजल्ट ऑफ सोवियत प्लानिंग। और उसके बाद जो स्टेट प्लानिंग की गई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और वी कैन से कि जो इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट के लिए यहाँ पे जो एफर्ट लगाए गए इन द फॉर्म ऑफ प्लानिंग, स्टेट प्लानिंग, वो भी यहाँ पे सक्सेसफुल होते हुए नजर आती है। इस वजह से जब 1929 के अंदर ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन बनती है, इकोनॉमिक क्राइसिस वर्ल्ड वाइड छा जाता है, तब यहाँ पे जब ओवर प्रोडक्शन की वजह से पूरे सभी देशों की इकोनॉमी जो है क्रैश हो रही थी, तब यहाँ पे रशियन रिवॉल्यूशन पे कोई भी इफेक्ट, रशियन रिवॉल्यूशन क्या, रशियन स्टेट के ऊपर या जो कम्युनिस्ट जो स्टेट है, सोशलिस्ट स्टेट है, उसकी इकोनॉमी पे इस चीज का असर कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इस चीज से भी लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। ठीक है, सेम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यही है कि ग्रेट डिप्रेशन के समय पे रशियन जो इकोनॉमी है वो अनअफेक्टेड रहती है। और ग्रेट डिप्रेशन की वजह से एक चीज भी होती है कि यहाँ पे जो वीकनेस है ऑफ द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो एक्सपोज हो जाती है। तो लोग जो है वो अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। इवन पर्टिकुलरली इन इंडिया जो नेशनलिस्ट लीडर है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर जो है अपनी इकोनॉमी को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, यानी कि वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए इकोनॉमिक चेंजेस चाहते हैं। बिकॉज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर देखा गया कि 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन की स्थिति बनी, ओवर प्रोडक्शन की वजह से यहाँ पे लोगों की स्थिति जो है बहुत ज्यादा डिग्रेड होने लगी, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन हो गया, डिमांड कम हो गई, बिकॉज लोगों के पास पैसे ही नहीं है। और इवन इंडिया के अंदर अगर जो कोलोनियलिज्म की वजह से ऑल ओवर, नॉट ओनली इंडिया, अफ्रीका वगैरह जितने भी कोलोनियल देश थे, कंट्रीज थी, उनकी हालत जो है बहुत ज्यादा टाइट होने लगी थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल पावर के एक्सप्लॉयटेशन की वजह से और ग्रेट डिप्रेशन की वजह से उनकी दो तरफ मार हो रही थी। ग्रेट डिप्रेशन की वजह से प्रोडक्शन होने कम हो गए थे,
और डिमांड होनी कम हो गई थी, जिसकी वजह से पीजेंट और जो वर्कर्स है, हैंडीक्राफ्ट्स है, ये बहुत ज्यादा जो है डिप्रेस कंडीशन के अंदर, या इनकी कंडीशन और ज्यादा जो है वर्स्ट होने लगी। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो भी कॉलोनियल पावर उनको रूल कर रही थी, उनके द्वारा हैवी टैक्सेस इन दिस सिचुएशन है ना, जहाँ पे एक तरफ तो इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन है, महंगाई है, और उसकी मार की तरफ दूसरी तरफ जो हैवी टैक्सेस है उनकी मार हो रही है ना, जो कॉलोनियल पावर उनके ऊपर या कॉलोनियल अथॉरिटी उनके ऊपर इम्पोज कर रही है इन दिस सिचुएशन। तो इसकी वजह से दोनों तरफ जो ये एक मार हुई पीजेंट और वर्कर्स पे और लेबर बेसिकली उन लोगों पे जो कि पॉपुलेशन के स्ट्रेटा पे, लोअर स्ट्रेटा पे आते हैं, पीजेंट, वर्कर्स, लेबर, तो उनकी जो प्लाइट थी वो और ज्यादा वर्सन होने लगी, प्रोडक्शन डिक्लाइन होने लगे। तो इस वजह से भी जो लोग हैं, जो मोस्टली पीजेंट, वर्कर और ये जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, ये ज्यादा अफेक्टेड हुआ। और इन्होंने फिर जो है रशियन रिवॉल्यूशन को जिस तरह से देखा, जहाँ पे पीजेंट, वर्कर और लेबर फोर्सेस ने यहाँ पे सत्ता अपने हाथों में ली और फिर इकोनॉमी को रन करना शुरू किया, पॉलिटिकल मशीनरी को रन करना शुरू किया। तो इन चीजों ने इन इंडिया के पीजेंट या जो वर्ल्ड वाइड पीजेंट और वर्कर और लेबर जो सेक्शन है, उनको इंस्पायर किया टू टेंड टुवर्ड द लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी, और वी कैन से सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। देन गांधी जी का जो 1934 के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंशन करना, बेसिकली गांधी जी के द्वारा जितने भी मूवमेंट चलाए जाते थे उनका सस्पेंशन जो है वो मेन कारण बनता है सोशलिज्म की तरफ जाने का वेरियस नेशनलिस्ट लीडर के द्वारा। बिकॉज ये जो सस्पेंशन है ना, वो लोगों में डिस्पैरिटी क्रिएट करता था, है ना, डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करता था। बिकॉज उनका एक टाइम जब मूवमेंट लॉन्च होता था तो वो बिल्कुल जोश में होते थे, उनका जो अपना नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है वो एकदम पीक पे होते थे, लेकिन जैसे ही सस्पेंशन हो जाता था तो वो बिल्कुल डिसओरिएंटेड हो जाते थे, और उनकी जो ये चैनलाइज्ड हुई या जो पीक पे पहुंची हुई एनर्जी है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाते थे। इस वजह से जो ये नेशनलिस्ट लीडर थे वो डिससेटिस्फाई थे गांधी जी के इस तरह के स्टेप की वजह से। तो बेसिकली जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट जो गांधी जी के द्वारा चलाए गए, उनके सस्पेंशन की वजह से ही वेरियस नेशनलिस्ट लीडर है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ या लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी की तरफ झुकने लगे। देन यहाँ पे आता है राइज ऑफ नाजिज्म। नाजिज्म का जो राइज होना भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का इंडिया के अंदर एक्सेप्ट करना है, बिकॉज नाजिज्म के अंदर जो है ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेटिक राइट, इन दोनों को सूली पे चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, नाजिज्म के अंदर या फासिज्म के अंदर ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक राइट्स को कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। कंप्लीट जो पावर है वो एक सिंगल जो लीडरशिप होती है उसके हाथों में होती है, अथॉरिटी भी नहीं कहेंगे, है ना। यहाँ पे एक सिंगल लीडर होता है, उसके हाथों में कंप्लीट पावर होती है, जो कि कॉलोनियलिज्म के कॉन्सेप्ट से भी और ज्यादा वर्स्ट है, नाजिज्म एंड फासिज्म। तो इस वजह से जब नाजिज्म और फासिज्म इस तरफ ग्रोथ होने लगी तो इंडिया के नेशनलिस्ट लीडर को भी ये रियलाइज होने लग गया कि कहीं नाजिज्म और फासिज्म जैसी चीजें जो है वो इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस ना हो जाए या इंडिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट ना कर दे। इस वजह से भी उनको एक बैरियर के रूप में भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाना पड़ा, बिकॉज सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो एंटागोनिस्टिक टू नाजिज्म। एटलीस्ट सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर आपकी ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक राइट जो है वो सिक्योर रहते हैं। और इवन सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो है, अगर हम कहें कि सोशलिज्म इन द फॉर्म ऑफ सोशल चेंजेस, जो सोशलिज्म जो है सोशल चेंजेस के अंदर बात करता है, उसके अंदर वो ह्यूमन राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, सेम सेक्स मैरिज, ऐसी चीजों के लिए वो एडवोकेसी करता है। इस वजह से सोशलिज्म को अपनाना भी एक कारण था, क्योंकि नाजिज्म और फासिज्म जैसी आइडियोलॉजी जो एमर्ज हो रही थी उससे हमें इंडिया को प्रोटेक्ट करना था, क्योंकि नाजिज्म और फासिज्म जो है वो कोलोनियलिज्म से भी और ज्यादा वर्स्ट कंडीशन है। तो इंडिया तो ऑलरेडी कोलोनियलिज्म को तो देख चुका है। कोलोनियलिज्म के अंदर जब इतनी डिग्रेडेड पोजीशन हो गई, तो अगर नाजिज्म और फासिज्म जैसी आइडियोलॉजी ने अगर यहाँ पे इन्फ्लुएंस या क्रिएट करना शुरू कर दिया तो क्या इंडिया की क्या हालत होगी, है ना। इंडिया तो पूरा डिस्पर्स ही हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ भी लोगों, नेशनलिस्ट लीडर का झुकाव जो है वो देखने को मिलता है। तो ये कुछ मेन फैक्टर रहते हैं या वी कैन से के रीजन रहते हैं जिस वजह से
सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का इंट्रोडक्शन होता है या इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है इन इंडिया। तो अब यहाँ पे हम लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी और राइटिस्ट जो थे उनके अंदर डिस्टिंक्शन देख लेते हैं, या डिफरेंस कह सकते हैं हम इसको कि राइटिस्ट आइडियोलॉजी और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस है। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो रेडिकल मीन्स के ऊपर बेस है ना, रेडिकल मीन्स एंड एंड्स, यानी वो चाहते हैं रेडिकल चेंजेस। ठीक है, बेसिकली ये आइडियोलॉजी जो है वो एंटी कैपिटलिस्ट थी, यानी पूंजीवाद के खिलाफ थी। जबकि राइटिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर हमें ये चीज एब्सेंट देखने को मिलती है। इवन वी कैन से कि जो गांधी जी है वो कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है या कैपिटलिस्ट फोर्स है उसको ही सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे वो सोशलिज्म की तरफ बाद में जब नेहरू जी वगैरह आए ना, तो उनके इन्फ्लुएंस में उन्होंने भी ये चीज को स्वीकार करना शुरू किया, यानी पूर्ण स्वराज वगैरह ऐसी चीजों को स्वीकार करना शुरू किया। तो बेसिकली गांधी जी जो है वो सोशलिज्म के तो फेवर में नहीं थे, वो अपनी आइडियोलॉजी पे ही चलते थे, जो उनकी आइडियोलॉजी उन्होंने क्रिएट कर रखी थी। लेकिन अगर हम राइटिस्ट आइडियोलॉजी की बात करें जो मेजरली गांधी जी के द्वारा डोमिनेट की जा रही है इंडियन नेशनल मूवमेंट में या आईएनसी के अंदर, तो वो है जिसके अंदर हमें एब्सेंट देखने को मिलता है ऑफ द रेडिकल मीन्स एंड एंड्स का। देन लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का जो गोल था वो क्लियर था, पूर्ण स्वराज, यानी कि सेल्फ रूल विद इन द इंडियन सोवरेनिटी। जबकि यहाँ पे राइटिस्ट आइडियोलॉजी हमेशा से किस चीज की एडवोकेसी कर रहे थे, स्वराज की, है ना। गोल उनका क्या था, स्वराज, यानी सेल्फ रूल विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, ये चीज था डिफरेंस। ठीक है यहाँ पे देन हम देखते हैं कि जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है वो फ्रीडम को किस चीज में या किस टर्म के अंदर डिफाइन करती है, ऑफ इन द टर्म ऑफ सोशियो इकोनॉमिक, यानी सोशियो और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट या सोशियो और इकोनॉमिक फ्रीडम ही उनके लिए मेन फ्रीडम है। जबकि राइटिस्ट जो है वो पॉलिटिकल फ्रीडम को मेन फ्रीडम मानते हैं। नेक्स्ट डिस्टिंक्शन है यहाँ पे कि जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है वो क्लास इश्यूज को या क्लास स्ट्रगल को एडवोकेट करती है यहाँ पे। ठीक है, लाइक वर्कर, पीजेंट, और जैसे वर्कर है तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ है, पीजेंट जो है वो जमींदार के साथ है। तो इस तरह के क्लास इश्यूज को वो सपोर्ट करती है। जबकि हम राइटिस्ट के अंदर देखें तो ये क्लास हार्मनी, यानी गांधी जी जो है वो क्लास हार्मनी की बात करते हैं, और इसी के लिए वो अपनी ट्रस्टीशिप थ्योरी भी देते हैं, है ना। किस तरह से ट्रस्टी थ्योरी हमने डिस्कस की हुई है। वो कहते हैं कि जो जमींदार है उनकी वेल्थ जो है वो बिलोंग करेगी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीजेंट्स, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो कैपिटलिस्ट है, उनकी जो वेल्थ है वो बिलोंग करेगी फॉर द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। तो इस तरह से जो जमींदार और कैपिटलिस्ट है वो अपने जो वेल्थ है उसके ओनर नहीं होके उसके क्या है, ट्रस्टी है। लेकिन गांधी जी की ट्रस्टी थ्योरी का नेहरू जी पूरा विरोध करते हैं, बिकॉज नेहरू जी जो है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं और वो क्लास हार्मनी को सपोर्ट नहीं करते, वो क्लास स्ट्रगल को सपोर्ट करते हैं। रियल पावर जो है वो पीजेंट, वर्कर और लेबर जो है इनके हाथों में होनी चाहिए, ना कि कैपिटलिस्ट और जमींदारों के हाथ में होनी चाहिए। तो इस वजह से जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है वो क्लास स्ट्रगल को सपोर्ट करती है। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप थ्योरी देके बेसिकली क्या करना चाहा था यहाँ पे, उनको तो अपने क्या था उनकी आइडियोलॉजी में बताऊं तो उनको अपने मूवमेंट के अंदर जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा है उसके अंदर सभी सेक्शन की जरूरत थी। वो चाहते थे कि इंडिया के जितने भी सेक्शन है, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वर्कर हो, लेबर हो, पीजेंट हो, सभी जो है इस नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करे। इस वजह से वो किसी भी सेक्शन को नाराज नहीं करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने ट्रस्टीशिप थ्योरी देके एक मिडिल पाथ जो है वो अपनाया, जिसके कारण दोनों ही सेक्शन जो है वो खुश हो। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो कैपिटलिस्ट है, उनको ट्रस्टी कह के जिन उनके वेल्थ को वर्कर्स के लिए वेलफेयर के रूप में यूज करने का कह के वर्कर को खुश कर दिया, और कैपिटलिस्ट है उनके बिल्कुल ही विरोध में नहीं गए, उनको एज अ ट्रस्टी बना के उनको एक रिस्पेक्ट ही दिया। तो गांधी जी ने इस तरह से क्लास हार्मनी को एस्टेब्लिश करने की सोची, सो दैट कि सभी सेक्शन जो है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करे, सो दैट कि गोल ऑफ द जो फ्रीडम है उसका अटेनमेंट हम वो जो है अचीव कर सके। लेकिन नहीं, यहाँ पे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है या जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है वो कंप्लीटली क्लास हार्मनी को यहाँ पे या गांधी जी की ट्रस्टीशिप थ्योरी को यहाँ पे
एक्सेप्ट नहीं करती है, रिफ्यूट करती है, और वो क्लास स्ट्रगल को सपोर्ट करती है, जिसके अंदर वो एडवोकेसी करती है और जमींदारी सिस्टम का अबॉलिशमेंट होना, है ना, वर्कर और पीजेंट वर्कर यूनियन बन के जो मेन रियल पावर है वो किसके हाथों में होनी चाहिए, वर्कर या ट्रेड यूनियंस के हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पे हम अगर एटीट्यूड बात करें टुवर्ड द नेटिव स्टेट, जो प्रिंसली स्टेट वगैरह हुआ करते थे, जिनके अंदर अपनी मतलब जो अपने रियासतें होती थी, वहां का अपना एक राजा होता था, वो कंप्लीट टेरिटरी उससे बिलोंग करते थे, ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से बिलोंग करती थी। तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे क्या था, जो कुछ टेरिटरी जो है वो प्रिंसली स्टेट से बिलोंग करते थे, वो नेटिव स्टेट कहलाते थे, और बाकी की जो टेरिटरी है वो ब्रिटिश इंडिया से बिलोंग करते, ब्रिटिश गवर्नमेंट से बिलोंग करती थी, ठीक है। तो इस तरह से सिस्टम था। तो नेहरू जी का ये कहना था कि पूर्ण स्वराज जो है वो नेटिव स्टेट के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, यानी कि अगर इंडिया फ्रीडम प्राप्त करता है तो उसके अंदर वो सभी जो प्रिंसली स्टेट है वो इंडिया के अंदर मर्ज हो जाएंगे, यानी कंप्लीट जो टेरिटरी है वो इंडिया की गवर्नमेंट से बिलोंग करेगी। कोई भी प्रिंसली स्टेट या राजा वगैरह, जमींदार वगैरह ये सब नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे गांधी जी जो थे, गांधीयन व्यू के अंदर जो है ये कंडीशन थी कि वो ये कहते थे कि जो कंडीशन है इन ब्रिटिश इंडिया और इन नेटिव स्टेट वो डिफरेंट है। नेटिव स्टेट का अलग से अपना सिस्टम है और ब्रिटिश इंडिया का अलग से अपना सिस्टम है। इस वजह से कांग्रेस जो है वो इस चीज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती है नेहरू जी के इस व्यू के ऊपर कि जो पूर्ण स्वराज है वो नेटिव स्टेट के ऊपर भी एप्लीकेबल हो। यानी कि गांधी जी जो है आफ्टर द फ्रीडम जो है वो सिर्फ ब्रिटिश इंडिया का फ्रीडम चाहते थे। उन्होंने कभी भी नेटिव स्टेट को यहाँ पे अपनी आइडियोलॉजी के अंदर नेटिव स्टेट का बाद में क्या होगा उसके लिए बात नहीं की, जबकि नेहरू जी ने ये अपने आइडियोलॉजी के अंदर या अपने जो स्टेटमेंट है उसके अंदर ये कहा कि पूर्ण स्वराज जो है वो नेटिव स्टेट के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। हो सकता है गांधी जी यहाँ पे जो जमींदारी सिस्टम है या जो जमींदार से बिलोंग करने वाली मेजोरिटी ऑफ द टेरिटरी है उस या जमींदार सेक्शन को नाराज नहीं करना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने इस चीज पे बात ही नहीं की, चुप्पी साधना ही आवश्यक समझा। क्योंकि नेहरू जी वगैरह जो थे वो ये चाह रहे थे कि जो जमींदारी सिस्टम है उसका अबॉलिशमेंट किया जाए और जो पूरी जो लैंड है उसका रीऑर्गेनाइजेशन करके रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, यानी जिनके पास लैंड ज्यादा है उनसे लेके जिनके पास नहीं है उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाए, ठीक है। तो लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट वापस किया जाए। तो ये नेहरू जी का व्यू था, जबकि गांधी जी ने इसके बारे में कभी भी कुछ कहते हुए हमने नहीं पाया है। फिर यहाँ पे अगर बात करें लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी जो है उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव जो है वो डिफरेंट है। जैसे वो बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, प्लानिंग ऑफ स्टेट की, है ना, प्लानिंग कमीशन वगैरह बिठा के इकोनॉमी किस तरह से आगे 5-5 सालों के लिए रन करनी है, क्या क्या उसके अंदर गोल होंगे वो हमें अचीव करने हैं। तो इस तरह से वो प्लानिंग बना के स्टेट की इकोनॉमी को रन करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट करना, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पर्सपेक्टिव है फॉर द लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। लेकिन यहाँ पे जो राइटिस्ट आइडियोलॉजी है उनके लिए इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव जो है वो मेन जो है चरखा खादी या जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के अंदर चीजें हैं वो उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इसलिए गांधी जी कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर जोर देते हुए नजर नहीं आते। तो ये उनकी एक लिमिटेशन हो जाती है कि गांधी जी ने कभी भी इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट के सामने डिमांड नहीं रखी। वो सिर्फ क्या चाहते थे, राइटिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर पॉलिटिकल फ्रीडम चाहते थे। इकोनॉमिक और सोशल फ्रीडम के लिए वो कभी भी एडवोकेसी नहीं करते थे। मतलब अगर पॉलिटिकली फ्रीडम हो जाए, जैसे सेल्फ रूल है ना, सेल्फ रूल विद इन दी ब्रिटिश अथॉरिटी, तो उनका ये मानना था कि ठीक है पॉलिटिकल राइट्स हमें मिल जाएंगे तो हम जो इंडियन इंटरेस्ट है, इंडियन डिमांड है वो रखते जाएंगे धीरे धीरे, और इस तरह से इंडियन जो सोसाइटी है या जो इंडियन पॉपुलेशन है उसका अपलिफ्टमेंट होता रहेगा। और जो मेजर काम है इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये किसका काम रहेगा, ब्रिटिश लोगों का। उनका ये सोचना था, ब्रिटिश अथॉरिटी है ये सारे डेवलपमेंट करवाती रहेगी। लेकिन यहाँ पे बिकॉज जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है वो उनके लिए सोशियो और इकोनॉमिक फ्रीडम ही रियल फ्रीडम है। अगर सोशियो इकोनॉमिक फ्रीडम उनको मिल जाती है तो पॉलिटिकल फ्रीडम तो अपना आप आ जाएगी, और उसके साथ ही वो फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्लानिंग ऑफ स्टेट जैसे चीजें अपना के इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो करना उनका मेन पर्सपेक्टिव था। नेक्स्ट अगर देखें तो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर अगर मास मोबिलाइजेशन का स्कोप देखें तो वो खाली एक पर्टिकुलर सेक्शन तक ही नहीं था,
इस जो आइडियोलॉजी है लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, इसने मास मोबिलाइजेशन को नॉट ओनली वर्कर्स, पीजेंट, यूथ, लेबर, स्टूडेंट तक ही सीमित रखा, जबकि ऑल ऑफ द सेक्शन और जितने भी सेक्शन थे पॉपुलेशन के अंदर उन सभी को अप्रोच किया। ठीक है, तो इस तरह की अप्रोच जो है वो गांधी जी के मास मोबिलाइजेशन के अंदर एब्सेंट देखने को मिलती है। गांधी जी के अगर आप सपोर्ट की बात करो तो जो मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे वो गांधी जी को सपोर्ट करते थे। कुछ जैसे हरिजन डिप्रेस क्लास है वो उनसे जुड़ गए थे, लेकिन जैसे बहुत सारे ऐसे सेक्शन थे जैसे लेबर है, लेबर के इश्यूज पे कभी गांधी जी ने बात नहीं की, और जो पीजेंट है उनके इश्यूज पे बात नहीं की। जबकि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी ने पीजेंट और लेबर इश्यूज पे सबसे ज्यादा जोर दिया था। इस वजह से ये कम्युनिटी जो है इन सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ या लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ ज्यादा अपने आप को रिलेट कर पाई। तो जो मास मोबिलाइजेशन का स्कोप लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी में है वो ज्यादा है देन दी गांधीयन अप्रोच टू मास मोबिलाइजेशन। देन अगर हमें यहाँ पे देखें कि उनके प्रोग्राम की भी अप्रोच डिफरेंट थी, जैसे यहाँ पे वो फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, इश्यू ऑफ माइनॉरिटी को एड्रेस करते हैं, जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने की बात करते हैं, है ना। तो यानी कि ये क्लास स्ट्रगल को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, यानी कि जो रिसोर्सेज है उनके ऊपर सभी का हक जो है वो इक्वल हो। जबकि गांधीयन आइडियोलॉजी में ये चीज आपको एब्सेंट देखने को मिलती है ना। ट्रस्टीशिप थ्योरी के द्वारा वो दोनों ही जो सेक्शन है, जैसे मान लो कैपिटलिस्ट है तो उससे बिलोंग करता हुआ वर्कर या लेबर क्लास हो जाएगी, आपके जो जमींदार है उससे बिलोंग करता हुआ पीजेंट क्लास हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से इनमें ट्रस्टीशिप थ्योरी को देकर सिंक्रोनाइजेशन बिठाने की कोशिश की, यानी दोनों को खुश करने की यहाँ पे कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पे ये चीज जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कैपिटलिस्ट कभी भी अपनी वेल्थ को जो पीजेंट, जो लेबर और वर्कर है उनके ऊपर खर्च नहीं करेगा। जमींदार जो है वो कभी भी अपनी वेल्थ को पीजेंट के वेलफेयर के लिए यूज नहीं करेगा। तो प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल भी नहीं है। तो नेहरू जी ने इस वजह से गांधी जी की ट्रस्टीशिप थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से तो जो ब्रिटिश लोग हैं वो अपने आप को ये कहते हैं कि वी आर हियर नॉट टू रूल इंडिया बट टू सिविलाइज इंडिया, है ना। तो इस चीज के अंदर भी वो हमारे एक तरह से ट्रस्टी माने जाए अकॉर्डिंग टू गांधीयन थ्योरी। जो इस चीज की चीजें सोच रहा है, यानी ब्रिटिश सोच रहे हैं कि इंडियंस का हम वेलफेयर के लिए है यहाँ पे, तो ब्रिटिश क्या हो गए, हमारे ट्रस्टी हो गए। लेकिन ऐसे ट्रस्टी, जब वो ट्रस्टी है तो भी उनकी अथॉरिटी के अंदर इंडिया जो है वो डिप्रेस्ड पोजीशन के अंदर है, डिग्रेडेड पोजीशन के अंदर है। तो फिर ये कैसी ट्रस्टीशिप थ्योरी जो है इस चीज को कैसे वैलिडेशन देती है, ठीक है। और ये कैसा ट्रस्टी है जो अपने ही जिनका वो ट्रस्टी है उनको उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। तो ट्रस्टीशिप थ्योरी जो है वहाँ यहाँ पे ये लिमिटेशन देखने को मिलती है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्लास जो राइटिस्ट आइडियोलॉजी है, जो बेसिकली गांधीयन आइडियोलॉजी है, वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू सोशल हार्मनी की बात करती है ना। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप वो क्लास स्ट्रगल को अबॉलिश करके या क्लास स्ट्रगल को रिमूव करके क्लास हार्मनी एस्टेब्लिश करना चाहती है बाय दिस थिंग, है ना, ट्रस्टी एंड वेलफेयर चीज को इंट्रोड्यूस करके। जबकि नेहरू जी कहते हैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से यहाँ पे क्लास स्ट्रगल को जो अकॉर्डिंग टू सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है वो क्लास स्ट्रगल को सपोर्ट करते हैं, और वो ये करते हैं कि रिसोर्सेज जो है वो किसी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी या पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास एक्यूमुलेट नहीं होने चाहिए। अगर उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है तो उसका रिडिस्ट्रीब्यूशन करके उनको दिया जाए जिनके पास नहीं है। तो ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है। तो ये कुछ मेजर डिस्टिंक्शन थे बिटवीन द राइटिस्ट आइडियोलॉजी और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। होप यू लाइक दिस सेशन। Please do like, share and comment to our YouTube channel examyadra.com and stay tuned till the next session.